नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पीतम्बरा चैनल आप सभी को इस प्रकार से प्रश्नों के संग्रह लाता है जिनकी संभावना 100% पूछे जाने की होती है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तब तक आप सभी कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशंस और आपको निरंतर क्लासेस मिलती रहें। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस पक्षी को सामान्य बोलचाल की भाषा में गौरैया कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन। हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, शिन स्पैरो, डेड सी स्पैरो। आंसर क्या होना चाहिए आपका? आंसर आपका जिनका आंसर आ रहा है ए नंबर बिल्कुल सही है। ए नंबर आंसर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। हाउस स्पैरो इसे कहा जाता है। सामान्य बोलचाल में आपने देखा भी होगा, अपने घरों पर छोटी सी चिड़िया आती है चहचहाती हुई, उसे ही हाउस स्पैरो कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, शहद में क्या पाया जाता है? शर्करा अथवा एंजाइम या दोनों या इनमें से कोई नहीं? शहद, हनी, यस बिल्कुल सही। जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। शहद में शर्करा और एंजाइम दोनों होते हैं। शहद में मोनोसैकेराइड प्रकार की शर्करा होती है। किस प्रकार की होती है? मोनोसैकेराइड नाम की शर्करा होती है शहद में। वो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की शर्करा होती है, तो मोनोसैकेराइड नाम की शर्करा होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाली होती है। शरीर को तुरंत ऊर्जा के लिए ये काम में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? नहीं है वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमेशा यहाँ से गलत होता है कि नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए 23 का? बी आंसर। जिन भाई बहनों को बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। अक्षय का मीन्स क्या होता है? जिसका कभी क्षय ना हो, किसी कभी भी क्षरण ना हो, अर्थात वो कभी भी समाप्त ना हो। लेकिन यहाँ पर अक्षय की बात कर रही है। अक्षय अक्षय यानी कभी क्षय यानी समाप्त ना होने वाला, तो पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए जल, सूर्य और वायु ये तो आपके अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, लेकिन पेट्रोलियम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 123। अगला क्वेश्चन 123, ये तो हो चुका आपका 24। देखिए, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? बताइए। पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन है, गुर्दे की खराबी, हार्मोनल असंतुलन, विकास की दर मंदित होना या चेहरे पर सूजन। आंसर आपका आ जाना चाहिए जी बिल्कुल बी नंबर, हार्मोनल असंतुलन। क्या होता है? वसा की अगर कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। हार्मोन असंतुलन के कारण व्यक्ति मोटा या फिर अत्यधिक पतला हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से या पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जरूरी न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में आ भी चुके हैं। आपको पता होना चाहिए, आप लोग लगातार निरंतर तैयारी कर रहे हैं। 24 का आंसर बताइए, आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही है, जिनका आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही, एग्जैक्ट इट इज अ राइट आंसर। पारिस्थितिकीय पदछाप क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जीवों सभी जीव, वनस्पति, प्राणियों की एक इकाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक इकाई को कहते हैं, जिसमें क्या होता है? जीवों का जो है समूह जीव जात कहलाता है। जबकि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक पौधे या फिर जंतु के कार्य को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय निकाय कहते हैं। ध्यान करना इतना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर अंडे देता है? बताइए कौन सा जानवर अंडे देता है? 26 का बताइए आंसर, बिल्कुल आंसर बताइए। कौन सा जानवर अंडे देता है? बिल्कुल सही है, पैंगुइन। पैंगुइन ऐसा है जो क्या है? अंडे देता है, ठीक है ना। जबकि वेल, डॉल्फिन और स्लॉथ अंडे नहीं देते, बल्कि जन्म देते हैं सीधे सीधे बच्चों को। इस प्रकार से वेल हुआ, डॉल्फिन हुआ, ये स्लॉथ हुआ, ये सभी, ठीक है ना। आपने वो देखा होगा, वेल मछली बहुत बड़ी होती है, आपने देखा होगा। इसमें 30 हाथियों के बराबर बराबर इसका वजन होता है। कभी बहुत बड़ी, काफ़ी विशाल होती है, ये सीधे बच्चों को जन्म देती है। और इसके बाद डॉल्फिन, आपने देखा हो डॉल्फिन, गंगा नदी में डॉल्फिन आई है। यहाँ हमेशा डॉल्फिन कहाँ पाई जाएगी? साफ पानी में पाई जाएगी। इसलिए नदी के यदि प्रदूषण बढ़ता है तो इनकी संख्या भी कम होने लगती है। इस प्रकार आपने राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया इंडिया में डॉल्फिन को, ठीक है। अगला है पैंगुइन। पैंगुइन आप जानते हो ठंडे प्रदेशों में रहता है, पक्षी के जैसा रहता है। और स्लॉथ ये होता है भालू के जैसा होता है, लेकिन ये क्या होता है? पेड़ों पर रहता है। अपने पूरे जीवन काल में बहुत कम, ये पूरे जीवन काल में 20 से 25 पेड़ों पर ही जा पाता है, और हमेशा पेड़ों पर रहता है। दिन भर रात भर सोता रहता है उल्टा लटक कर। केवल केवल सिर्फ और सिर्फ ये आता है
कभी कभार हफ्ते में एक आध दिन उतर आता है नीचे, वरना ये समय हमेशा पेड़ों पर रहता है, उसी की पत्तियाँ खाता रहता है, उसी पर सोता रहता है। ये है स्लॉथ, ये होता है भालू के जैसा। अगला क्वेश्चन है, तराई आर्क योजना किससे संबंधित है? तराई आर्क योजना किससे संबंधित है? 28 का आंसर बताइए जी। आंसर ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे जी। जिनका आंसर आ रहा है ए, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमने जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं को हम बचाने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए इस प्रकार की योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड के सहयोग से चलाई जा रही योजना कौन सी? WWF वर्ल्ड वाइड फंड के सहयोग से योजना चलाई जा रही है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जो बाघ होते हैं अपने बाघों का संरक्षण करना और उनका संवर्धन करना। टाइगर, बाघ, समझते हो ना जी, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन में अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है मरुस्थलों में, क्योंकि रेत होती है, रेत गर्मी में दिन में अत्यधिक गर्म और रात में ठंडी हो जाती है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? 29 का आंसर, 29 का आंसर बिल्कुल ये, जिनका सी आंसर आ रहा है वो सही है, भूमि के नीचे रहते हैं। सी नंबर है, भूमि के नीचे रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके कारण उनके शरीर का ताप क्या होता है? नियंत्रित बना रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तने के रूप में, अब मैं कल क्वेश्चन भी करवाया था एक। अच्छा बताइए, मरु राजा किसे कहते हैं? मरु राजा आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ ना, मरु राजा किसे कहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं आए कमेंट में पूछना, मैं आपको आंसर दूंगा। तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं? बताइए आंसर। 130 का आंसर बताइए। 130 का आंसर जी, ये नंबर वो सही है, बिल्कुल सही है ये नंबर। आलू, अरबी और प्याज, ये क्या होते हैं? तने के रूप में हम प्राप्त करते हैं और इसे हम भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 31 का। अगला क्वेश्चन है 31 का, बताइए आंसर। इनमें से कौन सा परस्थाने एक्सिटिव संरक्षण का उदाहरण है? बताइए परस्थाने, बताइए आंसर जी। जिनका आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है डी। वनस्पति उद्यान, DNA बैंक, चिड़ियाघर और सभी, इनमें सभी आंसर सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका निर्माण, हाँ बिल्कुल सही है, इसका निर्माण जीव जंतुओं के निवास स्थान से दूर किया जाता है। ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? जल प्रदूषण की प्रक्रिया में शामिल क्या है? बताइए आंसर। 32 का बी आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल डी आंसर आ रहा है, वो सही है, डी आंसर सही है, आप सभी को सही है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामदफा राष्ट्रीय या नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? ये राज्य पूछा गया है यहाँ पर, बताइए आंसर। राज्य में होना चाहिए, राज्य कौन सा है? बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ इसमें, बिल्कुल सही, मेरे ध्यान में आ रहा है। इसके अलावा पखुई, पखुई भी होता है, पखुई, पखुई देख लीजिए, ये पखुई जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। पखुई, ये ध्यान करना, कभी ये भी पहुंचा तो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। अगला है, भारत के किस हिस्से में घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और तीस्ता नदियों के अधिक प्रवाह से क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बताइए कौन सा स्थान है ये? जी आंसर डी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य पूर्वी भारत, मध्य पूर्वी भारत में ये नदियां जो हैं इनसे अधिक प्रवाह से बाढ़ आ जाती है। और होता है ये कि भारत के मध्य पूर्व भारत के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये प्रमुख राज्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, मध्य पूर्वी भारत में आते हैं सारे राज्य, मैंने जो पता है अभी आपको। अगला, प्रदूषण हेतु उत्तरदायी कार्बनिक रसायन कौन सा है? अब कार्बनिक रसायन की बात हो रही है जो कि प्रदूषण फैलाता है, 36 का है, तो सही है। शाकनाशी, प्लास्टिक, तेल और ग्रीस, ये सभी क्या होते हैं? प्रदूषण को फैलाते हैं, उत्तरदायी कार्बनिक रसायन होते हैं, है ना, वो सही है। अगला क्वेश्चन है 37 का, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। समुद्र के किनारे वनस्पति क्या कहलाती है? समुद्र के किनारे की वनस्पति को हम किस नाम से जानते हैं? क्या कहलाती है? बताइए 37 का। ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि ये आंसर इसलिए सही हो जाएगा
क्योंकि समुद्र के किनारे की वनस्पति को हम लवणोद्भिद वनस्पति कहते हैं। इस वनस्पति में लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए आंसर नंबर ए एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहते हैं? कौन है बताइए पृथ्वी का अपमार्जक जो गंदगी को साफ करता है? बताइए आंसर 38 का जीवाणु कवक, मृदा जल, पशु या पक्षी? बताइए। ये नंबर को सही है, जीवाणु और कवक। ये जानते हो सड़े गले पदार्थों को मृत जीव जंतुओं को क्या करते हैं? अपघटित कर देते हैं। जिससे हमारे यदि ये ना हो ना, जीवाणु कवक वगैरह ना हो, तो हमारी पृथ्वी पर इतनी गंदगी फैल जाएगी कि बस पूछो मत, रोग इतने भयानक आ जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये अपन कह सकते हैं पृथ्वी का इसे कह सकते हैं जैसे स्वीपर होता है, लाइक एज स्वीपर की तरह कार्य करते हैं हमारे, है ना, सफाई कर्मी की तरह ये कार्य करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब आदेश दिया था कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? क्योंकि ताजमहल को नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहाँ प्रदूषण बढ़ गया था। बताइए आंसर, बताइए आपके सामने। 2004, 1994, 1984 या कोई नहीं? बताइए किस सन में किया गया था? डी आंसर नहीं होगा भाई, बी आंसर यहाँ पर सही है। बी आंसर 1994 में आदेश दिया गया था कि हरित क्षेत्र विकसित किया जाए ताजमहल के आसपास। ठीक है ना, जैसे ताजमहल को नुकसान ना हो। कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता? रतौंधी, हैजा, स्कर्वी और रिकेट्स? आंसर आना चाहिए रॉकेट की तरह आपके। जल्दी फटाक आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जिनका आंसर आ रहा है हैजा, बिल्कुल सही है। हैजा कभी विटामिन की कमी से नहीं होता है, बल्कि प्रदूषित भोजन और खाद्य पदार्थों से होता है, प्रदूषित जल से होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके सारे ऑप्शंस। अगला है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? लवण की बात हो रही है, जो अवशोषण कर किसका करता है? जल का अवशोषण कर जाता है। बताइए आंसर। ए आंसर बहुत सही है, नाम से ही पता चल रहा है। हाइग्रोस्कोपिक लवण ये होता है। ये क्या होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण? ये इस लवण में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और यह लवण जल का अवशोषण करता है। ध्यान से आंसर्स दीजिए बिल्कुल गौर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रवाल विरंजन की सबसे प्रभावी कारक है? बताइए। 42 का आंसर सागरीय प्रदूषण या सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों का महामारियों का फैलना। बताइए आंसर 42 का। सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है, सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये क्या होता है मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सागरीय जल में सामान्य तापमान में जब वृद्धि हो जाती है, एक मिनट, सामान्य इस प्रकार से आपको स्क्रीन सही दिख रही होगी। हाँ मैं अब कहाँ था, हाँ जी बिल्कुल बता रहा था मैं। तो इसमें तापमान में वृद्धि हो जाए तो क्या होता है, प्रवालों की उत्पत्ति के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान और सूरज की किरणों के प्रवेश की समुद्री गहराई जो भी होती है वो जरूरी होती है। जल का तापमान बढ़ने के कारण इनका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वनों की कटाई से प्रभाव में से वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से हैं, क्या है भाई बताइए। ये तो बिल्कुल देखते ही साथ आ जाना चाहिए भाई, इसके तो सभी हो जाना चाहिए। 43 का सभी हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, डी आंसर सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पना क्या होता है? अल्पना जानते हो? अभी बता रहा हूँ, चलिए बताइए आंसर बताइए पहले। किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? बताइए। डी नंबर वो सही है, पश्चिम बंगाल की अल्पना पश्चिम बंगाल राज्य की एक प्रचलित शैली है, लोक कला है। गुजरात की भी पारंपरिक लोक कला है, पटोला बुनाई जिसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश की चिकन कढ़ाई, पीतल कारीगरी, लकड़ी पर नक्काशी आदि। ठीक है, अल्पना क्या होता है, अल्पना जब शुभ कार्य होते हैं तो इस प्रकार से चौक टाइप के, जैसे अपनी भाषा चौक पूर्णा भी कहते हैं कई जगह पर, इस प्रकार से कुछ शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं, उन्हें अल्पना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं, दूरी तक देख पाते हैं? बताइए। बाघ, तेंदुआ, सांड, छिपकली, रेशम, कीट छिपकली? बताइए। चील, गरुड़, गिद्ध या फिर मधुमक्खी, मच्छर या तितली? बताइए। 45 का आंसर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये आता ही है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी किसी भी टेट एग्जाम में देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है। 45 का बताइए आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है, चील, गरुड़ और गिद्ध, इनकी मनुष्य से 4 गुना दृष्टि होती है। क्या होती है?
4 गुना अधिक तेज दृष्टि होती है, 4 गुना दूर से देख पाती है। यदि हम 1 किलोमीटर से देख रहे हैं तो 4 किलोमीटर दूर से ही देख लेंगे वो क्या चीज़ कहाँ पर है। क्वेश्चन अगला 46 क्वेश्चन है, किस विद्या के अंतर्गत विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? पर्यवेक्षित अध्ययन, भ्रमण, सामाजिकृत अभिव्यक्ति या संग्रहालय? 46 आंसर नंबर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही, ये नंबर परिवेक्षित अध्ययन सही है। इसके अंतर्गत होता है कि कक्षा कक्ष में जितनी भी साधन सुविधाएं होती हैं, पुस्तक, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्नोत्तर विधि यह विचारणीय है। बताइए, चारों आंसर पढ़ लीजिए। पहले तो पाठ्य पुस्तक के शब्द और वाक्यों का प्रयोग किया जाए, विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर स्वयं खोज सोच कर देने के लिए कहा जाए, विद्यार्थियों को स्वैच्छिक उत्तरों पर। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? ए नंबर। शाबाश, ए नंबर जिनका आ रहा है बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ इनका ये क्वेश्चन वही दे पाएंगे जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है। आप अभी सोच सकते हैं आपका आंसर क्या आया है, आपकी तैयारी किस प्रकार से है, और अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। इस सेट पेपर आपकी जानकारी को बढ़ाने, समझ को बढ़ाने और अपने आप का आकलन करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। शिक्षक और अभिभावकों के बीच अंतःक्रिया का उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका? ए से बताइए जी, क्या होना चाहिए आंसर? बिल्कुल सही, बी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए पढ़ने में भी आ रहा है आपको, क्वेश्चन भी है। देखिए इस प्रकार से पुनर्बलन ये होता है टीचर और अभिभावकों के बीच में क्या होना चाहिए? अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की जो योग्यताएं हैं और कमजोरियों के बारे में उनकी दोनों बैठकर टीचर और पेरेंट्स बैठकर चर्चा कर सकें, बातचीत कर सकें, जिससे बच्चे के लिए भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जा सकें। ठीक है, आशा और उम्मीद करते हैं आपको आज की श्रृंखला बहुत अच्छी लगी होगी। और जिन मेरे भाई बहनों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, पीताम्बर एजुकेशन चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें और इस नन्ही मुन्नी बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ समय पर मिलती रहें और आप अपनी आकलन करते रहें कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।